अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग का प्रबंधन। डच रोज फसल में सामयिक कार्य। जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल की बुवाई कर रखी होगी, उनकी फसलों में पिछेती झुलसा रोग दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है इस रोग का कारक, लक्षण और नियंत्रण की सही तकनीक? आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने आलू की बुवाई अपने प्रक्षेत्र में कर रखी होगी, उनकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था पर होगी और समय से बोई गई फसल 15 से 20 दिन की होगी। और इस फसल में एक रोग जो अधिकांशतः देखा जाता है वह है पिछेती झुलसा रोग, जो कि मौसम में अधिक नमी व आर्द्रता के साथ साथ बीज का उपचार नहीं करने के कारण आता है। रोग से प्रभावित पत्तियों पर धब्बे नजर आते हैं। आइए मिलते हैं इसी समस्या से परेशान एक कृषक से। झुलसा कैसे और क्या कौन कारण से होता है, नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? अतः किसान भाइयों, जाने क्या है रोग के कारण व किस प्रकार से हो निवारण। इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं आत्मा परियोजना निदेशक दुमका के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। किसान भाई एक चीज जान लें कि आलू में मुख्य रूप से पिछात झुलसा रोग आता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या कारक होता है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस मुख्य रूप से बीज के द्वारा और मिट्टी के द्वारा दोनों जनित ये फफूंद है। बीज यदि आप उपचारित करके नहीं लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बीज के द्वारा आया है यह कारक वो आपके फसल को प्रभावित करेगा। और मिट्टी में भी फाइटोप्थोरा पूर्व से उपस्थित रहता है, तो आप बीज को उपचारित करके ही लगाने मात्र से यह रोग की उपस्थिति या रोग का आना या फसल पर आना यह बहुत कम हो जाता है। सबसे पहले किसान भाई आपको यह बता दें कि यह रोग का लक्षण दिखता कैसा है। तो आप देखे होंगे कि जो आपका पत्तियां हैं, आलू का पत्ती, उस पर काला भूरा धब्बा, और पत्ती को जब उल्टा कर नीचे वाली भाग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस धब्बे के नीचे में पाउडर नुमा या फिर जो उजला डस्ट चिपकाया हुआ नजर आएगा और वह फफूंद का स्पोर है। किसान भाई यह चीज आप जान लें कि एक दो स्पॉट दिखने के बाद यदि आप नज़रअंदाज कर देंगे तो पूरा यह बीमारी पौध के सभी भाग को, पत्ती को, तना को, और आलू जब बैठने लगता है कंद तो उसको भी प्रभावित करता है। तना काला भूरा रंग का हो जाएगा, पूरी सारी पत्तियां गलने लगेंगे या काले रंग के हो जाएंगे। आक्रांत अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि कोई जला हुआ मोबिल आपके फसल पर छिड़क दिया है। जब नमी युक्त वातावरण होता है तो उसमें जैसे ओस का ज्यादा गिरना, 10 से 25 डिग्री तापक्रम वातावरण का हो जाना,
या आर्द्रता अधिक हो जाना, 80% तक आर्द्रता हो जाना, इस तरह का यदि वातावरण का माहौल बनता है तो यह रोग तेज गति से फसल को प्रभावित करता है। लक्षण दिखाई दे तो आप सबसे पहले करें डायथेन M45 का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर, उसमें आप स्टिकर के रूप में आप सेंडोविट 0.1% या सर्फ या फिर साबुन का झाग इत्यादि मिलाकर आप स्प्रे करें। फिर 10 दिन के अंतराल पर एक दोबारा स्प्रे आप डायथेन Z78 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। यदि आपका रोग नहीं नियंत्रण में होता है तो अंतराल आप घटा दें, 7 दिन के अंतराल पर आप इसको स्प्रे करें। फिर दूसरा इसके बाद का स्प्रे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंद का भी कर सकते हैं। उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें स्टिकर के रूप में सेंडोविट 0.1% मिलाकर आप जब स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह फसल पर जो रोग प्रभावित करता है वह कम होगा और आपका आलू माने जो कंद होता है वह बड़ा होगा, स्वस्थ होगा और अधिक उत्पादन देगा। किसान भाई एक चीज जान लें, जब रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं आलू का, तो लगभग 40 दिन के पहले यह रोग यदि आ गया तो उत्पादन आपका बहुत ह्रास होगा। यदि रोपाई के या बुआई के 50 दिन बाद, 55 दिन बाद यदि रोग आता है तो आपका उत्पादन उतना ह्रास नहीं होता है। सबसे पहले किसान भाई एक चीज ध्यान दें, रोग रोधी किस्में आप लगाएं, प्रयोग में लाएं। जो फसल जो कंद है उसको बिना उपचारित किए हुए ना लगाएं। जो खेत में डेब्रिस है या जो बचा हुआ अवशेष है उसको आप निकाल दें। जो प्रभावित पौधा शुरू में यदि है तो उसको सावधानी पूर्वक स्पोर न गिरे उसको काट कर बाहर रख दें। और एक चीज़ आप रखें कि पानी का जो सिंचाई करते हैं उसको आप तत्क्षण रोक दें और जो यूरिया का छिड़काव करते हैं उसको आप रोक दें। इस तरह का छोटी छोटी जो बातें हैं उसको आप यदि ध्यान में रखकर आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आलू का फसल आप अच्छा आपका उत्पादन देगा। फूलों में डच गुलाब बहुत लोकप्रिय है। जाड़े के मौसम में इस फसल में कई शस्य कार्यों को अपनाकर ही आप खूबसूरत फूलों की प्राप्ति कर पाएंगे और इन्हीं शस्य कार्यों के प्रबंधनों की पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम के इस अंश में। आज के समय में कट फ्लावर फूलों की मांग बढ़ने के कारण एवं इसकी खेती से अधिक लाभ मिलने के कारण प्रदेश के बहुत से किसानों ने इसकी खेती अपना रखी है। इसी के अंतर्गत डच रोज की बात करें तो रोपड़ उपरांत डच रोज के पौधे का किस प्रकार प्रबंधन करना है जिससे कि प्रति पौध आपको अधिक से अधिक फूल की प्राप्ति हो सके, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही जैसे समय पर खाद उर्वरक, सिंचाई, पौध सुरक्षा सहित तापमान नियंत्रण इत्यादि बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप डच रोज फूल की खेती से हानि का भी सामना कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, आपने डच रोज गुलाब के रोपड़ किया है तो रोपड़ उपरांत कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना है, इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है प्रगतिशील पुष्प उत्पादक बलवीर कंबोज को। दिसंबर जनवरी के माह में क्योंकि तापमान कम होते जाता है तो फसल का पानी की रिक्वायरमेंट जो साल भर का एवरेज 5 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर लगभग रहता है संरक्षित खेती में, इस समय वो लगभग 3 से 4 लीटर और दिसंबर जनवरी में 2 से 3 लीटर प्रति इस वर्ग मीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, इस समय हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादा और नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए और उसकी मोटाई के लिए इस टाइम की ये कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए और नाइट्रोजन बढ़ाना चाहिए। और बाकी गुलाब के लिए मुख्य रूप से यही समय उचित है। इस समय और अधिक कोई इसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट या ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं रहती इस समय।
क्योंकि गुलाब के मुख्य रूप से यही समय है गुलाब के उत्पादन का। तो निराई गुड़ाई एवं हो सके तो नीम की खली 1 कुंटल प्रति 500 वर्ग मीटर के लिए, और इसके अलावा केचुए की खाद जिसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं लगभग 10 कुंटल बेड पे मिलाकर, और निराई गुड़ाई तथा बायोजाइम करीब 10 किलो प्रति 500 वर्ग मीटर के लिए। बायोजाइम ग्रेनुलर जो आता है भूमि के उपयोग के लिए, उसको मिला के निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि पौधे की पैदावार उचित हो सके। जो कट फ्लावर गुलाब जिसकी हम लोग खेती कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से ये कि गुलाब बड स्टेज पे ही मार्केट में जाता है, तो खिलने ना पाए इसके लिए हम लोग नेट का उपयोग करते हैं जिसको बड नेट कहते हैं। इसको जैसे ही बड में कलर दिखाई पड़ने लगे इसको चढ़ा दिया जाता है, जो कि इलास्टिक होता है। बड के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। अगर वातावरण में कोहरे का प्रकोप है तो हम लोगों को शेड नेट हटा देना चाहिए ताकि धूप पौधे को मिल सके फोटोसिंथेसिस के लिए, और शाम को करीब 4 बजे पॉली हाउस को बंद कर देना चाहिए ताकि अंदर तापमान उचित बना रहे, और सुबह धूप आने के बाद ही पौधे को पॉली हाउस को खोलना चाहिए ताकि पॉली हाउस के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो पाए। गुलाब में दिसंबर जनवरी में मुख्य रूप से थ्रिप्स और माइट्स कीड़े लगते हैं, जिनके कंट्रोल के लिए, थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए हम लोग एसिटामाइप्रिड है, मीडाक्लोप्रिड है, और इसके अलावा थायोमॉक्सिमम या रिजेंट 1 ग्राम या 1 ml प्रति लीटर का घोल सप्ताह में 1 बार अवश्य स्प्रे कर देना चाहिए। और माइट्स के कंट्रोल के लिए डाइकोफॉल है, ओमाइट है, मजिस्टर है, इनका 1 ml प्रति लीटर का घोल ये भी अवश्य प्रति सप्ताह स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तापमान में ज़्यादा कमी नहीं आई है। इस टाइम पे ह्यूमिडिटी भी कम होती है, नमी जो हवा में, तो पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है पौधों पे, जिसको हम लोग राख की तरह दिखाई देती है और पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए सल्फर 80% WDG का समय समय पे स्प्रे करते रहना चाहिए, तथा माइक्रोब्यूटेनॉल जो इंडेक्स के नाम से मार्केट में मिलता है बाज़ार में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे प्रति सप्ताह करते रहने से पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव रहता है क्रॉप का। तथा गुलाब की अच्छी खेती करने के लिए इस बात का अवश्य ध्यान दें कि फसल को थ्रिप्स, माइट्स एवं पाउडरी मिल्ड्यू से बचाया जाए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना, या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सूकर पालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए सूकर के नवजात बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, और इसके लिए आहार, आवास और देखरेख उन्नत तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि उनका विकास ठीक तरह से हो सके। तो आइए जानते हैं इस कड़ी में नवजात सूकरों के देखरेख और प्रबंधन के बारे में।
किसी भी व्यवसाय से अच्छे उत्पादन हेतु उसके प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूकर पालन में सूकर बच्चे के देखभाल एवं उनके खान पान प्रबंधन की, जिसको सही तरीके से अपनाकर हम इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हमारे सूकर पालक भाई सूकर बच्चे के प्रबंधनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनके विकास में समय अधिक लग जाता है और कभी कभी असमय मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आज हम सूकर बच्चे के देखभाल एवं आहार प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में समुचित जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार यादव को। सूकर पालन व्यवसाय में शावकों की देखभाल एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि यही शावक आगे चलकर हमें मांस के रूप में या बड़े जानवरों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और इसको यदि हम सही तरीके से इनका प्रबंधन करते हैं तो आगे चलकर ये जब हम बाज़ार में इनका विक्रय करते हैं तो हमें ये एक तरीके से देखा जाए तो लाभ प्रदान करते हैं। तो शावकों की प्रबंधन व्यवस्था पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे ये शावक यानी कि जो प्रसूति बाड़ा होता है, जहाँ पे वो मादा से हमें प्राप्त होते हैं, वहाँ पे बिछावन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर एक बचाव रेलिंग का भी प्रयोग करना चाहिए। बचाव रेलिंग बनाई जाती है प्रसूति बाड़े के अंदर। दूध पीने के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि मादा जब करवट बदलती है तो उसके नीचे बच्चों के दबने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी दशा में जो बच्चे होते हैं वो बचाव रेलिंग के अंदर आ जाते हैं और अपने आप को अपने के नीचे दबने से अपने आप को बचा सकते हैं। शावक जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें उसका जो निडल टीथ जो उनके नुकीले दांत होते हैं, उन नुकीले दांतों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बाज़ार में क्लिपर उपलब्ध होता है या निडल टीथ होता है, जिसके माध्यम से इन दांतों को तोड़ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शावक बड़े होने लगते हैं, उन शावकों को दिन में कम से कम 2 बार दूध के लिए अपनी माँ के पास भेजा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम उन शावकों को उनकी माँ से अलग रखते हैं तो उन शावकों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। यदि उन शावकों को हम माँ के साथ रखते हैं तो उसके नीचे दबकर उनके मरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ साथ यदि हम ये देखते हैं कि कोई शावक जो कमज़ोर है, उसमें हम आयरन का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा देने से हमारे शावकों को थोड़ी सी सुरक्षा मिलती है और उनका बचाव भी आसान हो जाता है। सामान्य रूप से ये बात होती है कि जो उनकी माँ है, जिनसे वो दूध प्राप्त कर रहे हैं, उस माँ की आहार व्यवस्था निश्चित रूप से सुनिश्चित करें, जिससे कि उस माँ का दूध बनता रहे। परंतु यदि कभी ऐसा होता है कि जिस माँ से उन शावकों को प्राप्त किया गया है, उस माँ के नीचे दूध नहीं बन रहा है, तो उन शावकों को दूसरी ऐसी माँ जिसके नीचे दूध हो और शावकों की संख्या कम हो, उन शावकों को दूसरी माँ के नीचे भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी हम अपने शावकों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ उनको जो दूध के रूप में हम एक संपूर्ण आहार प्रदान कर रहे हैं, वो आहार भी हम उनको दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि कोई शावक किसी फार्म पर कोई मादा ऐसी होती है जिसका दूध कम होता है, तथा दूसरी कोई ऐसी मादा नहीं होती है जिसके नीचे दूध होता है या उसके नीचे बच्चे होते हैं। तो ऐसी दशा में हम एक आर्टिफिशियल फीडर का भी हम निर्माण कर सकते हैं, जिसमें जो बच्चों को दूध पिलाने वाली जो निप्पल होती है वो किसी बांस की खपच्ची इत्यादि पर लगा दें, जिसमें 5 या 6 बोतल लगा दी जाती हैं दूध की बोतल, और उसमें दूध जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम उस दूध को हम अपने शावकों को दे सकते हैं और उनके बढ़वार में वो सहायक भी सिद्ध होता है। वीनिंग अवस्था के पश्चात यानी जब हम शावकों को उनकी माँ से अलग करते हैं तो हमें उनकी आहार व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार बाजार में उपलब्ध होता है या फिर इस आहार का हम निर्माण भी कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अवयवों को मिलाकर हम उनके आहार का निर्माण कर सकते हैं। परंतु आजकल ये भी देखने में आ रहा है तथा अन्य शोधों से ये बताया गया है कि जो हमारे पास किचन यानी जो हमारे रसोई घर की जूठन होती है या ऐसे रेस्टोरेंट जिनका जो बचा हुआ खाना होता है, उसका भी प्रयोग हम इनके आहार में कर सकते हैं। क्योंकि ये आहार जो होते हैं वो अनेक प्रकार के पौष्टिक चीज़ों से बने हुए होते हैं, तो ये आहार वो निश्चित ही हमारे शावकों को के लिए पौष्टिक होता है और उनकी बढ़वार में सहायक सिद्ध होता है। जाड़े के मौसम में विशेष रूप से शावकों पर ध्यान देने की बात आती है। इसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जब नवजात शावक होते हैं उसके लिए जहाँ तक हो सके ब्रूडर यूनिट का प्रयोग करना चाहिए। ब्रूडर यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें हम कृत्रिम रूप से हीट का सोर्स लगाते हैं, जैसे कि बल्ब इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बाड़े के अंदर या बाड़े के ऊपर हम बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि तापमान कम है तो बल्बों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बल्ब के अतिरिक्त हीटर इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बिजली इत्यादि की समस्या है, तो ऐसी दशा में हम पेट्रोमैक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह इस प्रकार है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि विलंब से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई के लिए अनुकूल मौसम है। विलंब से बुआई के लिए PBW 373, DBW 14, HP 1744, HD 2643, NW 2036 तथा HW 2045 किस्में इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बोने के समय प्रति हेक्टेयर 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो स्फूर तथा 20 किलो पोटाश का व्यवहार करें। एक माह पहले रोप की गई आलू की फसल में निकौनी करें। निकौनी के बाद प्रति हेक्टेयर 75 किलो नाइट्रोजन का उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें तथा आघात झुलसा रोग से बचाव हेतु 2 से 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 फफूंदनाशक दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। एक माह पहले बोई गई राई की फसल की निकौनी कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई देकर 30 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें। तना तथा शीर्ष छेदक कीट के बचाव के लिए रबी मक्का की गाभा में कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा 3 से 4 दाने प्रति पौधा व्यवहार करें। टमाटर की फसल में आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें तथा आघात व पिछात झुलसा रोग से बचाव हेतु 2 से 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 फफूंदनाशक दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। पशुओं को खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण सुबह शाम दें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रांची के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि निचली जमीन में रोपा गया धान तैयार हो गया है, अतः किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द इसकी कटाई करें, अन्यथा दाने खेत में झड़ने लगेंगे और उपज में कमी आ जाएगी। धान की कटाई के बाद खेत को तुरंत जोत दें तथा अगर थोड़ी बहुत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो ऐसे खेतों में मिट्टी में बची हुई नमी का लाभ उठाते हुए गेहूं की बुआई करें। जो किसान भाई नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुआई कर चुके हैं वह फसल लगभग 25 दिनों की होने जा रही है, अतः खेतों में निकाई गुड़ाई कर सिंचाई करें तथा सिंचाई के 1 दिन बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो जाए तब यूरिया का भुरकाव 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 25 से 30 दिनों बाद खरपतवारनाशी दवा आइसोप्रोट्यूरान 0.3 किलोग्राम सक्रिय तत्व एवं 2,4-D 0.2 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 240 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध होने पर गेहूं की पिछात उन्नत किस्में NW 1014, राज 3765, HW 2045 इत्यादि में से किसी एक किस्म की बुआई करें। इस समय गेहूं की बुआई करने पर बीज दर सामान्य से ज्यादा अर्थात 60 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। कतार से कतार की दूरी सामान्य से थोड़ा कम 18 से 20 सेंटीमीटर रखें एवं उर्वरक का प्रयोग भी सामान्य से कम यूरिया 70 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार में लाएं। बीज को बोने से पहले बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। जो किसान भाई नवंबर के प्रारंभ में आलू लगाए होंगे अब उनमें मिट्टी चढ़ाने एवं यूरिया का भुरकाव करने का समय आ गया है, अतः किसान भाई अविलंब इस कार्य को समाप्त करें तथा फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। आलू की फसल में झुलसा रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर
खेतों में छिड़काव करें। सरसों की फसल पुष्पावस्था में है, उस पर कहीं कहीं लाही का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ठंड के मौसम में गाय बैल में एफएमडी का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इस रोग से बचाव हेतु पशुओं को टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम टेकुना, जिला समस्तीपुर के कृषक राजू राय, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से ब्रायलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है। आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ब्रायलरों का आहार कैसा हो? ब्रायलरों की संतोषजनक वृद्धि के लिए हमेशा उच्च जैवमान तथा गुणवत्ता वाला फफूंद व टॉक्सिन रहित संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। ब्रायलरों को प्रथम 3 सप्ताह तक ब्रायलर स्टार्टर आहार दिया जाता है। ब्रायलर स्टार्टर आहार में 21 से 22% प्रोटीन होनी चाहिए। उसके उपरांत ब्रायलर फिनिशर राशन देना चाहिए। फिनिशर आहार में 19 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। ब्रायलर स्टार्टर में ऊर्जा की मात्रा ब्रायलर की फिनिशर की तुलना में कम होती है। आजकल बाजार में ऐसे आहार भी उपलब्ध हैं जिनके उपयोग से ब्रायलर केवल 1.8 किलोग्राम आहार खाकर 1 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं। ब्रायलरों को हमेशा स्वच्छ पानी ही दें। पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए 0.2 से 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति घन फुट अर्थात 27 लीटर की दर से मिलाना लाभदायक रहता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ती उतरती बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।